यानी 8वें वर्ष में, और 8वें वर्ष में ही क्या होती है, बौद्ध संगति होती है। तो 100 साल इस बौद्ध संगति को हो चुके थे, जो कि प्रथम बौद्ध संगति कब होती है, 483 ईसा पूर्व में होती है। और अब जाकर के ये बौद्ध संगति होती है कालाशोक के शासनकाल में। वैदिक क्लास के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो पढ़ रहे हैं प्राचीन इतिहास के बारे में। तो इससे पहले जो क्लास हो चुकी है, और यदि आपने वो उन क्लासों को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उससे आप वो पहले वाली जो क्लासें हैं उनको देख सकते हैं। तो हमारी शुरुआत ये हुई कि शिशुनाग वंश हम पढ़ रहे थे, और इससे पहले जो क्लास हुई है उसमें शिशुनाग वंश के बारे में हमने पढ़ा। तो उसी के कुछ जो निर्बल शासक हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो शिशुनाग वंश में जो आगे का जो शासक बनता है वो है क्षेमधर्मन। क्षेमधर्मन अधिक शासन नहीं कर पाता और 377 से 65 ईसा पूर्व तक ये शासन कर पाता है। नेक्स्ट जो शासक है इनकी उपलब्धियां भी कुछ नहीं है, तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं बस कौन कौन से ये शासक हुए हैं। अगला शासक आता है क्षेत्रोजस शासक, जो 365 से 355 ईसा पूर्व तक शासन कर पाता है। अगला नंदीवर्धन शासक आता है। इसमें कोई एक दिक्कत आ जाती है यहाँ पर, ये दोनों शासकों को जो पुराण हैं, पुराणों में इन दोनों को एक ही माना गया है, एक ही शासक। कहने का मतलब है ये कोई अलग अलग नहीं हो करके एक ही है, दोनों नाम क्या है, सेम है, एक ही शासक माना गया है। लेकिन बौद्ध, जैन इन ग्रंथों में थोड़ा सा डिफरेंट ये मिलता है कि नंदीवर्धन को अलग शासक माना गया है और महानंदी को अलग शासक माना गया है। महानंदी जो है इसी का महानंदी का एक सेनापति था और नाम है क्या, महापद्म नंद। महानंदी का एक सैनिक है जिसका नाम था महापद्म नंद। महापद्म नंद जो है वो महानंदी का क्या था, सेनापति था। और कुछ ग्रंथों में ये भी देखने को मिलता है, कुछ इतिहासकार ये भी बताते हैं कि जो महापद्म नंद था वो महानंदी का ही क्या था, पुत्र था। क्योंकि कहीं कहीं जानकारी ये भी मिलती है कि महापद्म नंद के जो पिता हैं उनका नाम क्या आता है, महानंदी आता है। क्या आता है, महानंदी आता है। तो इसलिए, लेकिन फिर भी हम इसमें नहीं पढ़ करके ये जान लेते हैं कि जो शिशुनाग वंश है उसका अंतिम जो शासक है वो है महानंदी या नंदीवर्धन शासक है, और उसी का सेनापति था महापद्म नंद। तो महापद्म नंद जो है वो लगभग 344 ईसा पूर्व, 344 ईसा पूर्व में किसकी हत्या कर देता है, महानंदी की हत्या कर देता है, और क्या कर लेता है, राज्य पर अधिकार कर लेता है महानंदी की हत्या करके। क्लियर। तो आगे देखते हैं महानंद वंश के बारे में, अब हम पढ़ेंगे आगे। अगला जो वंश आएगा मगध साम्राज्य पर वो आएगा नंद वंश। नंद वंश स्थापना होती है 345 या 44 ईसा पूर्व। 45 ईसा पूर्व कब तक चलेगा भैया, 322 ईसा पूर्व तक, यानी कि 345 से 322 ईसा पूर्व तक ये चलेगा नंद वंश। तो इसकी हम विस्तृत चर्चा कर लेते हैं नंद वंश की। इसमें जो पहला शासक जो आता है उसका नाम है महापद्म नंद।
महापदम नंद। महापदम नंद हम जान चुके हैं कि था कौन, तो महानंदी का पुत्र था, और या ये बोल सकते हैं कि महानंदी का एक सेनापति था और इसी ने महानंदी की हत्या करके राज्य पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। तो महानंदी जो संस्थापक किसका था, संस्थापक नंदवंश का। एक तो है नंदवंश का संस्थापक, दूसरी इसकी उपलब्धि देखो क्या चीज़ है। महानंदी को कुछ ग्रंथों में एक राट भी कहा गया है। इसका दूसरा नाम जो आता है वो है उपनाम। अगर बात करें इसकी तो इसे किन किन नामों से, एक तो इसे एक राट कहा गया है। एक राट का मतलब होता है भारतीय जो एक छत्र प्रणाली थी या कि सम्राटों की जो प्रणाली थी, तो ऐतिहासिक काल में सम्राट ऐतिहासिक काल का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट इसे कहा गया। पहला ये आता है। दूसरा इसका नाम आता है भागर्भ। भागर्भ का अर्थ क्या होता है, भागर्भ का अर्थ है परशुराम का दूसरा अवतार। इसका एक नाम और आता है, नाम है जो दूसरा नाम इसका आता है वो इसका नाम है सर्व छत्रांतक। सर्व छत्रांतक अर्थ होता है, सर्व छत्रांतक का मतलब है क्षत्रियों का नाश करने वाला। क्षत्रियों का नाश करने वाला। ये तो इसके कुछ उपनाम हैं, वो हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा प्रथम बार इसने और क्या किया, प्रथम बार केंद्रीय शासन की जो पद्धति थी, केंद्रीय शासन की पद्धति की शुरुआत ये पहली बार करता है। केंद्रीय शासन की शुरुआत की प्रथम बार यही केंद्रीय शासन की क्या करता है, शुरुआत करता है। इनकी पत्नी, अगर विवाह की बात करें तो पत्नी का नाम इनका आता है जो आता है महानंदिनी। महानंदिनी इनकी पत्नी का नाम आता है। पुत्र कितने हुए, इनके पुत्र थे 8। इनके 8 पुत्र थे। इसे एक तो उपनामों में इसे एक तो उग्रसेन इसे कहा गया है महाबोधि वंश में। महाबोधि वंश जो ग्रंथ है बौद्ध धर्म का, उसमें इसे उग्रसेन नाम से क्या है, पुकारा गया है। दूसरा है महापद। महापद इसे किस में कहा गया है, पुराणों में। पुराणों में इसे महापद कहा गया है।
इसके अलावा उग्रसेन से महाबोधि वंश में कहा गया है। इन्होंने महापद्म नंद ने ही भारत में प्रथम बार केंद्रीय शासन पद्धति को लागू किया। दूसरा, ये एक छत्रराट या सम्राट की उपाधि या चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि धारण करने वाले भारत के प्रथम शासक हुए हैं। तो ये महापद्म नंद नंद वंश के संस्थापक हैं और इन्होंने 345 ईस्वी में शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन को पराजित करके या हत्या करके शासन की स्थापना की और एक नया वंश की स्थापना की जिसका नाम है नंद वंश की स्थापना। अगला जो शासक इसमें आता है उसका नाम है, एक और बात यहाँ पर देखने को मिलती है, पुराणों में इसे पुराणों के अनुसार इन्हें शूद्र कहा गया है। शूद्र कहा गया है। अगर जाति की बात कर ली जाए, जाति इनकी, इसका उल्लेख भी पुराणों में ही मिलता है जाति का उल्लेख, और इसे नाई जाति का बताया है। किस जाति का? नाई जाति का इसे बताया गया है। ठीक है, यहाँ तक होता है क्लियर। तो कुछ इसके अगले वाले जो शासक हुए हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं एक एक करके। तो कौन कौन से शासक इसके आते हैं, तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पंडुक जो था, जो सहेलिन था। पंडुक या इसे ही सहेलिन भी कहा गया है, जिसने बंगाल में सेन वंश की स्थापना की। ये महापद्म नंद का पुत्र है, बड़ा पुत्र है, या महानंदनी और महानंद का पुत्र है। तो पंडुक ने, या इसी का दूसरा नाम सहेलिन है, इसने बंगाल में सेन वंश की स्थापना की। किसने? पंडुक या सहेलिन ने सेन वंश की स्थापना की। दूसरा जो आता है वो है पंडुगति नंद। ये इनका दूसरा उत्तराधिकारी, किसका? नंद वंश का जो थर्ड उत्तराधिकारी है वो है पंडुगति नंद। इन्होंने अयोध्या में नंद वंश की स्थापना की। कहाँ से साक्ष्य मिलता है इस चीज़ का? इस चीज़ का जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिलता है? कथा सरित सागर से। ऐसा उल्लेख मिलता है कि जो पंडुगति नंद थे वो नंद वंश के शासक रहे हैं और उन्होंने अयोध्या में नंद वंश की क्या की? स्थापना की। जो इनके थर्ड जो शासक जो आते हैं उनका नाम है भूतपाल, जिन्होंने विदिशा में नंद वंश की स्थापना। तो विदिशा में नंद वंश की जो स्थापना करता है वो करता है कौन? भूतपाल करता है। और एक और आता है जिसका नाम है राष्ट्रपाल, जिन्होंने महाराष्ट्र में
सातवाहन नंद वंश की स्थापना की। तो कहाँ पर? राष्ट्रपाल नामक जो शासक था उसने महाराष्ट्र में सातवाहन नंद वंश की स्थापना वो कर देता है। कलिंग में भी एक इसी के द्वारा जो कलिंग है, कलिंग में मेघवंश की जो स्थापना की जाती है। मेघवंश जो होता है कलिंग में, हम पढ़ते हैं जब ध्रुवश्री की बात आती है तो ध्रुवश्री जो उपन्यास है उसमें भी हमें देखने को लगता है मेघवंश जो है उसकी जानकारी उसमें भी मिलती है हमें देखने को। तो उसमें कलिंग जो है, कलिंग में जो मेघवंश की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपाल के द्वारा। तो राष्ट्रपाल के द्वारा महाराष्ट्र में सातवाहन नंदवंश की स्थापना और कलिंग में मेघवंश की स्थापना की जाती है। तो सातवाहन जो राजवंश है, अब वहाँ पर एक दिक्कत हो जाती है। सातवाहन राजवंश क्या नंदों का था या क्षत्रिय थे या वैष्णव, किस वर्ण से थे? तो यहाँ पर पता लगता है कि वो क्या थे? नापित या नंद थे। तो उन्हीं का ही वंश आकर के यहाँ पर क्या करता है? राष्ट्रपाल का वंश ही यहाँ पर शासन की स्थापना करता है। एक और आते हैं जिन्होंने कुलिंद वंश की स्थापना की, जिसका नाम है गोविंदशाक-नंद। इन्होंने ये जो है ये उत्तराखंड की स्थापना। तो कुलिंद वंश की जो स्थापना कर दी जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? गोविंदानंद के द्वारा। तो ये इनके कुछ शासक रहे। इन्होंने लंबे समय तक किसी ने भी शासन नहीं किया है, किसी ने साल, किसी ने 6 महीने, किसी ने महीने, इस तरीके से इन्होंने शासन किया है। तो इसलिए हम इसकी क्या नहीं लिख रहे हैं, इनके शासन काल का जो टाइमिंग है वो भी हमने नहीं लिखा है, बस थोड़ी सी जानकारी के ये लिखा है कि ये जो राजवंश थे। आगे जब हम पढ़ेंगे और विस्तृत जानकारी लेंगे, एक एक रियासत की जानकारी, एक एक राजवंश की राजधानी, 16 जनपदों को जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो नए साम्राज्यों का उदय हुआ उनके लिए हम ध्यान रखेंगे कि कौन सा वंश कहाँ से निकल के आया और किस तरीके से उसकी उत्पत्ति होती है। जैसे बंगाल में जब हम सेन वंश को पढ़ेंगे तो हमें ये पता हो जाना चाहिए कि पंडुक और सहलिन जो कि नंद वंश के ही शासक थे, महापद्म नंद के ही पुत्र थे। पंडुक, उनके द्वारा सेन वंश की स्थापना की जाती है बंगाल में। तो सेन वंश को जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ हमें ये जानकारी होनी चाहिए। हालांकि एक और इसका शासक आता है जिसको कैवती नंद भी बोला जाता है, नाम है कैवती नंद। लेकिन उसका कोई ज़्यादा वर्चस्व रहा नहीं, नाम है कैवती नंद। जब महानंद पद्म नंद की हत्या की गई तो कैवती नंद यानी महापद्म नंद की जो हत्या हुई वो हुई जहर देने के कारण। जहर देने के कारण हत्या हुई और उसी में सम्मिलित कौन थे? कैवती नंद थे। तो कैवती नंद को भी महापद्म नंद के साथ में क्या दे दिया गया? जहर दे दिया गया और इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो इसका जो अंतिम इनका भाई बचता है वो है घनानंद, जो अंतिम शासक है। और बनता कब है? 326 ईसा पूर्व। ये लगभग है, सटीक नहीं है, क्योंकि सटीक जानकारी इसकी नहीं प्राप्त होती है। तो 326 ईसा पूर्व ऐसा माना जाता है कि 326 ईसा पूर्व में घनानंद जो था वो महानंदिनी का पुत्र था, महापद्म नंद का छोटा ही छोटा पुत्र था। और ये अंतिम में क्या बनता है? शासक बनता है। तो 326 ईसा पूर्व क्या बनता है? शासक बनता है। तो ध्यान रहे, इसी के शासनकाल में मकदूनिया के शासक सिकंदर का क्या होता है? आक्रमण होता है। कब होता है? 322 ईसा पूर्व में सिकंदर आक्रमण।
आक्रमण होता है। इसी को हम पढ़ेंगे अभी बाद में। और अगली जो हमारी क्लास होने वाली है वो होगी विदेशी, भारत में जो विदेशी आक्रमण होते हैं पहली बार, उनके बारे में अगली क्लास होगी। तो